हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? मैं बढ़िया। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम इन्फ्लेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपसे इन्फ्लेशन का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था बच्चा। हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो हमने कहा था कि भाई इन्फ्लेशन जो है, जब किसी प्रोडक्ट के ग्रेजुअली प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, लगातार किसी प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन की स्थिति कहते हैं, है ना। और मैंने आपसे कहा था जब लगातार किसी चीज की कीमतें कम होती है तो उस स्थिति को हम डिफ्लेशन का दौर कहते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि रिसेशन जो है, अगर प्रोडक्ट की प्राइस कॉस्ट से भी कम चली जाए तो उसे हम रिसेशन का दौर कहते हैं। वहीं पर मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था कि जब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य बराबर हो जाता है तो उस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, ना लाभ ना हानि की स्थिति कहते हैं। दूसरी चीज बच्चा, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कारण होते हैं महंगाई के आने के। तो पहला कारण आपको मैंने डिस्कस किया था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन मांग जनित मुद्रास्फीति, मतलब प्रोडक्ट अगर इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि इसकी बाजार में मांग ज्यादा है तो उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। और अगर प्रोडक्ट इसलिए महंगा हो रहा है क्योंकि कॉस्ट ज्यादा है तो उसे हम लागत जनित मुद्रास्फीति कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। पुल या पुश मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था बच्चा। अगर आपको अभी ना क्लियर हो पा रहा हो तो प्लीज इन्फ्लेशन का फर्स्ट पार्ट आप जाकर देखिए, तो आपको पुश और पुल वर्ड में क्लियर हो जाएगा। आज हम, पिछली क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि रिसेशन हम दो कंडीशंस को कहते हैं। अगर हमारी कॉस्ट से भी कम सेलिंग प्राइस हो जाती है तो उस कंडीशन को आप कहते हैं क्या? रिसेशन, मंदी का दौर। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था बच्चा कि अगर भले ही चीजें महंगी हो रही हैं लेकिन लोग बेरोजगार हो रहे हैं तो उस दौर को भी कहते हैं रिसेशन। तो याद रखिएगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको जब रिसेशन बताया था, है ना, आज हम इन्फ्लेशन का पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके जो बचे हुए फैक्टर्स हैं हम आज उनको डिस्कस करने के लिए आए यहाँ पर। तो रिसेशन की अगर हम बात करें तो मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जब कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य, सेलिंग प्राइस बिक्री मूल्य से ज्यादा हो जाए, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और दूसरी कंडीशन आपको बताई थी जब मार्केट में क्या आ जाए? अनएम्प्लॉयमेंट आ जाए। मैंने आपको बताया था। अब देखिए, कई लोग मन में आता है कि चीजें महंगी हो रही हैं तो बेरोजगारी क्यों आएगी? क्योंकि अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो बेरोजगारी आने का कोई कारण ही नहीं बनता। क्योंकि अगर चीजें महंगी बिक रही हैं इसका मतलब प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हो रहा है, और इनकेस अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो वो अपने प्रोडक्ट को और प्रोड्यूस करेगा, अपने वस्तुओं का और उत्पादन करेगा, तो बेरोजगारी कैसे आएगी? तो यहां पर बेरोजगारी आ सकती है कब? जब प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल ही ना हो। चीजें महंगी हो रही हैं, नो डाउट उसे प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल ही नहीं है, कच्चा माल ही नहीं है, तो उत्पादक उत्पादन नहीं कर पाएगा, भले ही उसकी चीजें महंगी बिक रही हो। अब वो जब उत्पादन नहीं कर पाएगा तो अपने कर्मचारियों को, अपने लेबर्स को वो बैठा कर तो सैलरी देगा नहीं, तो क्या करेगा? नौकरी से निकाल देगा। तो चीजें तो महंगी हैं लेकिन क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है। तो मार्केट में अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है किसी भी कारण से तो वो भी रिसेशन का पार्ट कहलाता है। तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट है कि रिसेशन इनमें से किस स्थिति को कहते हैं। खैर, इस स्थिति को भी मंदी का दौर कहा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट से चीजें पूछी जाती हैं कि बाजार में अगर बेरोजगारी आ रही है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रिसेशन, मंदी का दौर। रिसेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? मंदी का दौर। एक क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि ग्रेट
डिप्रेशन ईयर, महा मंदी वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है? मतलब आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा आने वाली मंदी पूरे विश्व में, मतलब पूरे विश्व में जिस साल सबसे ज्यादा लोग बेरोजगार हुए वो है 1929। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत जरूरी है कि 1929 में सबसे बड़ी आज तक के इतिहास में पूरे विश्व में मंदी आई थी। यहां तक हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको पिछले चैप्टर की चीजें रिकॉल की हैं। अब आ जाते हैं हम यहां से एक नए टॉपिक पे, मतलब इसी के नए पॉइंट पे आ जाते हैं, राइट। तो हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन का किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, कोई भी घटना जब घटती है तो वो हर किसी के लिए अच्छी और हर किसी के लिए बुरी नहीं होती। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं नींबू का। अभी नींबू बहुत महंगा हो रहा है, तो नींबू की अगर हम यहां पर बात करें, लेमन की अगर हम बात करें, तो जो प्रोड्यूसर हैं, जो बेचने वाले, उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनके पास नींबू है। और जब वो बेचने जा रहे हैं तो जो 60 रुपए का नींबू, 60 रुपए किलो नींबू जो सर्दियों में बिक रहा था, आज वही नींबू 250-300 रुपए किलो बिक रहा है। तो बेचने वाले को तो फायदा है, उसे 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा मिल रहा है। और वहीं पर कंज्यूमर को नुकसान है क्योंकि वो 60 रुपए के बदले 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा पे कर रहा है, तब उसको वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो कोई भी घटना अगर घटती है तो वो हर किसी के लिए बुरी और हर किसी के लिए नहीं अच्छी होती। तो हमें यही जानना है कि जब बाजार में महंगाई का दौर आता है या जब सस्ता होने का दौर आता है तो वो उनमें से किस किस के लिए अच्छा है और किस किस के लिए बुरा है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। कैसे बनते हैं क्वेश्चंस कि इनमें से महंगाई, इन्फ्लेशन किस वर्ग के लिए अच्छी होती है, या फार्मर के लिए इनमें से कौन सी स्थिति अच्छी होती है। इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। तो आ जाते हैं हम कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, कौन क्या क्या उसका इंपैक्ट होता है। तो यहां पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन का, इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन ऑन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे इसको? अलग अलग वर्गों पर मुद्रास्फीति व अपस्फीति का प्रभाव। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो जो क्लासेस आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं हम उन क्लासेस को मेंशन कर लेते हैं, है ना। तो हम एक कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं क्लास का, मतलब वर्ग का। दूसरा कॉलम हम बना लेते हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन का। मैं हिंदी में बार बार नहीं मेंशन करी, यहाँ पे मेंशन है कि इन्फ्लेशन को हिंदी में हम मुद्रास्फीति कहते हैं और डिफ्लेशन को हिंदी में हम अविस्फीति कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से फॉलो अप कर लीजिएगा। और तीसरा कॉलम हम बना लेते हैं किसका? डिफ्लेशन का। ठीक है, तो पहला तो हमारा वर्ग आ जाता है प्रोड्यूसर, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं एक उत्पादक की। दूसरा आपका आ जाता है कंज्यूमर, मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता की। और तीसरा आपका आ जाता है यहां पर फार्मर, मतलब यहां पर बात हो रही है एक किसान की। चौथा आपका आ जाता है फिक्स सैलरी पर्सन, निश्चित आय वाला
व्यक्ति। और पांचवी क्लास आ जाती है आपकी क्रेडिटर, मतलब उधार देने वाला। क्रेडिटर किसे कहते हैं? जो उधार देता है। और डेटर उधार लेने वाला। फिर आ जाता है आपका क्रेडिटर, उधार देने वाला और उधार लेने वाला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि किस किस के लिए प्रोडक्ट का महंगा होना। इन्फ्लेशन मतलब मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन को आम आदमी की भाषा में कहते हैं चीजों का महंगा होना, मतलब चीजें जब क्या हो जाए, महंगी हो जाए। और वहीं पर अगर चीजें सस्ती हो जाएं तो उसे कहते हैं हम क्या, डिफ्लेशन का दौर। ठीक है, तो अब यहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन अच्छा है या बुरा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप एक प्रोड्यूसर हैं, मतलब किसी चीज का उत्पादन करने वाले हैं, तो अगर आप अपनी उत्पादित की हुई चीज, प्रोड्यूस की हुई चीज को बेचने जाते हैं बाजार में, तो आप क्या चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट महंगा बिके या सस्ता। जैसे आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल अगर मार्केट में बेचने चाहते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि वो मोबाइल महंगा बिके या सस्ता। बट ऑब्वियस है आप चाहेंगे कि महंगा बिके। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा चाहता है कि उसकी चीजें महंगी बिके, है ना, तभी तो उसका क्या होगा, फायदा होगा। तो इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबल है, महंगाई में उसे फायदा होता है। और डिफ्लेशन में चीजें क्योंकि सस्ती बिकती हैं तो उसे प्रॉफिट कम होता है, तो डिफ्लेशन में उसे लॉस होता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें कंज्यूमर की, अगर आप अपना सेकेंड हैंड मोबाइल किसी को बेचना चाह रहे हैं, तो आप बेचना चाह रहे हैं तो आप तो चाहेंगे कि महंगा बिके, लेकिन जो आपसे खरीदना चाहता है वो क्या चाहेगा कि मुझे सस्ता मिले। आप जब मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो आप क्या चाहते हैं कि सब्जी महंगी बिके, और बेचने वाला क्या चाहता है, मेरी महंगी बिके, है ना। आप रिक्शा और बुक करने गए और रिक्शे पे बैठने गए तो रिक्शे वाला ज्यादा कीमत चाहेगा आपसे कि ज्यादा किराया आपसे वसूल कर ले। हम क्या चाहेंगे, बार्गेन करेंगे, हम कम दें। तो एक कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसको चीजें सस्ती मिले, तो उसके लिए कब अच्छा होगा, जब चीजें बाजार में क्या होंगी, सस्ती होंगी। तो सस्ती होना उसके लिए लाभदायक है, और अगर चीजें महंगी होती हैं तो उसे नुकसान है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं किसान। देखिए, एक किसान के लिए लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसान क्या चाहता है, चीजें महंगी हों कि सस्ती हों। जब इस बात पे जब भी सवाल उठता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब देते हैं कि एक किसान चाहता है कि चीजें सस्ती बिके, किसान की चीजें, किसान के लिए सस्ता होना अच्छा है। उस पर जब मैं बच्चों से क्वेरी करती हूँ कि भाई ऐसा आपने क्यों कहा, तो उनका जवाब होता है कि मैम जब चीजें सस्ती होंगी तभी तो उसे खाद भी सस्ता मिलेगा।
तो बच्चा पहले आप लोग ये बताइए, किसान एक कंज्यूमर है कि प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर ये सोच के कभी नहीं चाहता कि उसे चीजें सस्ती मिले तो उसका सामान भी सस्ता बिक जाए। ठीक है, पहली बात तो जब हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम एक कंज्यूमर होते हैं, हम जब बनाकर उसे बेचते हैं तो हम एक प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, फार्मर कभी नहीं चाहता कि उसका उत्पादित किया गया आलू, उसने जो आलू को प्रोड्यूस किया है, जिसकी खेती की है, उसका आलू सस्ता बिके। कभी आपने न्यूज में सुना है क्या कि इस साल किसानों को बहुत सस्ता फायदा हुआ क्योंकि आलू बहुत सस्ता बिका? नहीं, किसानों को तभी फायदा होता है जब उनके द्वारा जो भी उगाई गई फसल है वो क्या बिके? महंगी बिके। तो यहाँ पर उसके लिए क्या होना अच्छा है? कब इन्फ्लेशन अच्छा है? जब चीजें महंगी बिके तो उसे इन्फ्लेशन में प्रॉफिट है और डिफ्लेशन में उसे लॉस है। अब आ जाते एक निश्चित आय वाला व्यक्ति। अगर किसी की सैलरी फिक्स है, चाहे जितनी भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 30,000, अगर सैलरी फिक्स है, हम मान लेते हैं आपकी एक सैलरी है फिक्स है 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 रुपए की एक साइकिल ही आती है और आपको साइकिल खरीदनी पड़े तो पूरी सैलरी तो खत्म हो गई। तो आप सामान कब बाजार से ज्यादा खरीद पाएंगे? जब चीजें सस्ती हो या चीजें महंगी हो। तो आप अपनी सैलरी से चीजें तब ज्यादा खरीद पाएंगे जब चीजें महंगी बिके। तो इसका मतलब एक फिक्स सैलरीड पर्सन के लिए इन्फ्लेशन का होना क्या है? इन्फ्लेशन नुकसान है क्योंकि वो सामान कम खरीद पाएगा, और डिफ्लेशन में उसे प्रॉफिट है क्योंकि चीजें जब सस्ती होंगी तो वो उन्हीं पैसों से कम कीमत पे ज्यादा सामान खरीद पाएगा। अब आ जाते हैं क्रेडिटर, उधार देने वाला और लेने वाला। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि इन्फ्लेशन उधार देने वाले के लिए अच्छा है कि लेने वाले के लिए अच्छा है। तो हम ये डिसाइड करने से पहले कि वो लेने वाले के लिए अच्छा है कि वो देने वाले के लिए अच्छा है, हम पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अभी 24 कैरेट सोना 50,000 रुपए का चल रहा है। ठीक है, अभी एक सोने की कीमत 50,000 रुपए चल रही है। और आप अपने दोस्त के पास गए, आपको कहीं से खबर मिली है कि आने वाले 1 महीने में सोना 50,000 से बढ़कर 60,000 का हो जाएगा। ठीक है, आपको खबर मिली है कि सोना जो है वो 50,000 से बढ़कर 60,000 का हो जाएगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड के पास गए और आपने बोला भाई मुझे 50,000 रुपए उधार दे दो। तो आपके दोस्त ने कहा कि भाई मैं तुम्हें उधार दूं तो मुझे क्या फायदा। तो आपने अपने दोस्त से कहा कि 50,000 रुपए तुम मुझे उधार दो, मैं 1 महीने बाद 50,000 के बदले तुम्हें 52,000 रुपए दूंगा, मतलब 52,000 रुपीज मैं आपको रिटर्न करूंगा। मतलब कितना फायदा हो रहा है उस पर्सन को जिसने आपको उधार दिया? 2,000 रुपए का। ठीक है, आपसे उसे 2,000 रुपए ब्याज के रूप में मिल रहे हैं जब वो आपको 50,000 रुपए 1 महीने के लिए दे रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आप 1 महीने बाद वो जो 10 ग्राम सोना आपने खरीदा था उस 50,000 से, आपने अपने फ्रेंड से पैसे लिए और आपने 10 ग्राम जाके सोना खरीद लिया। आप जाके आपने सोना जब खरीद लिया तो आप उस सोने को 1 महीने बाद बेचने गए, और जैसा कि आपको खबर मिली थी कि सोना 60,000 हो जाएगा, तो आपने जब 50,000 का सोना बेचा तो आपको मिले उसके बदले 60,000 रुपए पूरे पूरे। अब जब आपको 60,000 रुपए मिले तो आप आए और आपने अपने फ्रेंड को 52,000 दे दिए कि भाई मैंने तुमसे 1 महीने के लिए 50,000 दिए थे, जिसपे मैंने आपको 2,000 का इंटरेस्ट का प्रॉफिट का वादा किया था, तो ये लो अपने 50,000 और ये लो अपने 2,000 रुपए। आपने उसे 52,000 दे दिए। क्या आपके पास कुछ भी पैसा बचा? बिल्कुल। कितना? 8,000 रुपए बचा। तो वहां पर आपको 8,000 का फायदा हुआ। आप उधार देने वाले हैं लेने वाले?
उधार लेने वाले हैं। आपको फायदा कब हुआ? जब सोना 50,000 से 60,000, मतलब महंगा हो गया। मतलब इन्फ्लेशन, जब चीजें महंगी हो जाती हैं तो वहां पर उधार लेने वाले को क्या होता है? प्रॉफिट होता है, क्योंकि चीजें क्या हो जाती हैं? महंगी हो जाती हैं। अब आपका दोस्त आपसे 52,000 लेकर खुशी खुशी गया कि चलो मैं सोना खरीदता हूं। वो सोना खरीदने गया, उस पैसे से जो 1 महीने पहले 50,000 थे, और वो उसके बदले 10 ग्राम सोना खरीद सकता था। लेकिन जब वो खरीदने गया तो उसे 50,000 तो छोड़ दीजिए, जब उसने आपका ब्याज भी उसमें जोड़ लिया 52,000, तब भी उसे 10 ग्राम सोना नहीं मिला। क्या आपके 2,000 देने का उसे कोई बेनिफिट हुआ? नहीं, उल्टा उसे नुकसान हुआ 8,000 रुपए का। वो अपनी जेब से अब 8,000 और जोड़ेगा, तब जाके वो सोना खरीद पाएगा, वो गोल्ड खरीद पाएगा जो 1 महीने पहले आपने उसके 50,000 से खरीद लिए थे। मतलब पैसे की वैल्यू क्या हो गई है? डाउन हो गई है। कैसे डाउन होती है वो मैंने पार्ट 1 में आपको समझाया था। तो वहां पर आपके दोस्त ने जब आपको पैसा उधार दिया और चीजें महंगी हो गई, और जब उसे वो पैसा वापस मिला तो वो उसी पैसे से महंगी हो जाने की वजह से वो चीजें नहीं खरीद पाया, तो उसे क्या हुआ? लॉस हुआ, हानि हो गई। क्लियर है? चलिए, अब अगर यहीं पर हम दूसरी कंडीशन मान लें, रिवर्स मान लेते हैं, आप जब 50,000 का सोना बेचने गए 1 महीने बाद, और आपको पता चले अरे वो जो न्यूज आपको मिली थी वो न्यूज सही नहीं थी, और सोना जो है वो 45,000 का हो गया। अब 1 महीने का आपने दोस्त से वादा किया था, तो आप वो सोना बेचने चले गए और बेचकर आपको मिले 45,000 रुपए। अब आपको अपने दोस्त को वो पैसा वापस करने के लिए अपनी जेब से 7,000 और जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर आप 52,000 इकट्ठे कर पाएंगे और उसे आप देंगे। मतलब यहां पर आपको 7,000 का नुकसान हुआ। और आपका दोस्त वहीं पर 1 महीने बाद जब आपसे पैसा लेगा, तो वो जाकर वो 10 ग्राम सोना भी खरीद लेगा और उसकी जेब में 7,000 रुपए भी बच जाएंगे। मतलब आपका दोस्त फायदे में रहा। कब? जब सोना सस्ता हो गया। मतलब डिफ्लेशन में उधार देने वाले को फायदा होता है क्योंकि चीजें सस्ती हो जाती हैं, और उधार लेने वाले को नुकसान होता है क्योंकि चीजें सस्ती हो जाती हैं और उसे बेचने पे कम पैसा मिलता है। यहां पर आपको क्लियर है? आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है एक निश्चित आय वाले व्यक्ति पर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, या फिर इनमें से किस वर्ग के लिए इन्फ्लेशन का होना अच्छा है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन हो, एज पर ऑप्शंस आप उसको टिक करिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, इन्फ्लेशन के नेक्स्ट पॉइंट पे, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। देखिए, जब बाजार में महंगाई आती है तो सरकार उस महंगाई को, आरबीआई और सरकार महंगाई को कम करने के लिए कुछ फैक्टर्स, कुछ कारकों का इस्तेमाल करती है। तो हम उन्हीं कारकों की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो देखिए, 14 फैक्टर्स होते हैं जब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। 14 फैक्टर्स होते हैं जब हम इन्फ्लेशन को
कंट्रोल करते हैं, मतलब हम, मतलब सरकार या आरबीआई, गवर्नमेंट और आरबीआई जब इन्फ्लेशन को मार्केट में कंट्रोल करने पहुंचती है तो 14 फैक्टर्स का यूज करती है। तो कौन कौन से हमारे 14 फैक्टर्स हैं? पहला तो है एक्सपोर्ट, निर्यात। दूसरा है इंपोर्ट, आयात। तीसरा है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। फिर है आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। फिर है आपका सेविंग। फिर है उसका एक्सपेंडिचर। फिर है आपका इंटरेस्ट। फिर है आपका रेपो रेट, जिसे शॉर्ट में आप आरआर कहते हैं और हिंदी में आप इसे रेपो दर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका रिवर्स रेपो रेट, जिसे आप शॉर्ट में ट्रिपल आर कहते हैं और हिंदी में रिवर्स रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फिर है आपका कैश रिजर्व रेशियो, CRR। नगद आरक्षित अनुपात, इसी को हम, और मतलब दूसरा आपका फैक्टर है स्टैचुरी स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे शॉर्ट में आप SLR कहते हैं। सांविधिक तरलता अनुपात, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो गया सब्सिडी। फिर आपका हो गया, सब्सिडी को बच्चा हम लोग हिंदी में सब्सिडी ही बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है। और लास्ट आपका हो गया
इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, और एक और फैक्टर है 15th, मैं यहां पर मेंशन कर दे रही हूं, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलिए आप ना इनके फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में इनके आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इतना लिखना पड़ा है। अगर हम बात करें तो इन पे आपसे कैसे सवाल बनते हैं कि सरकार अगर महंगाई को कम करना चाहती है तो इनमें से किस कारक का इस्तेमाल करेगी, या फिर अगर सरकार महंगाई को बढ़ाना चाहती है तो सरकार इनमें से किसको घटाएगी या बढ़ाएगी, इस तरीके के सवाल आपसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पर 1 to 1 समझते चलेंगे और फिर उनको डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले तो आ जाते हैं हम एक्सपोर्ट पे। तो अगर चीजें महंगी हो रही हैं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे थे कि अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो सरकार एक्सपोर्ट को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो आइए देख लेते हैं हम। तो देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर फैक्टर ले रहे हैं एक्सपोर्ट का, मतलब जब चीजें मार्केट, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, निर्यात, जब प्रोडक्ट मार्केट से बाहर जाता है ना, यहाँ हमारे देश से दूसरे देश में जाता है। अब कंडीशन किसकी है, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मतलब चीजें बाजार में महंगी हो रखी हैं। ठीक है, चीजें बाजार में महंगी हो रखी हैं, अब उनको सस्ता कैसे किया जाए, इस बात की बात हो रही है। ठीक है, तो महंगी हैं, इसका मतलब मैंने आपको पहली क्लास में, पहले पार्ट में, इन्फ्लेशन के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, जब बाजार में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होती है, किससे, सप्लाई से, आपूर्ति से, तो महंगाई आती है। मतलब मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट ए की डिमांड है, 100 प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन बाजार में कितनी वस्तुएं हैं, सिर्फ 70 प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, 100 वस्तुओं की डिमांड है, 100 प्रोडक्ट ए की डिमांड है, और वस्तुएं सिर्फ कितनी हैं, 70 हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर मैं बेचने वाली हूं और मैं बेचने आई हूं 70 प्रोडक्ट और मेरे सामने खरीदने के लिए खड़े हैं 100 लोग, तो मैं अपना प्रोडक्ट किसको बेचूंगी, जो मुझे ज्यादा पैसे देगा, राइट। तो यहाँ पे आ गई इन्फ्लेशन। अब क्या हुआ, 70 प्रोडक्ट इंडिया में थे, उसमें से 70 में से बेच दिए गए, 20 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिए गए। मतलब इंडिया में प्रोडक्ट अब 70 से घटकर कितने बचे, 50 प्रोडक्ट बचे, और डिमांड कितने की है, 100 की। चीजें और महंगी हो जाएंगी। तो अगर हमें चीजों को सस्ता करना है तो हम सबसे पहले एक्सपोर्ट को कम कर देंगे या रोक देंगे, ताकि चीजें हमारे देश में जो हैं कम से कम वो तो रुके। पता चला एक्सपोर्ट हो रहा है तो चीजें और महंगी हो जाएंगी, तो एक्सपोर्ट को बच्चा हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। घट जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम बात करें इंपोर्ट की, ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंपोर्ट पर।
मतलब आयात पर। मतलब यहां पर हम बात कर रहे हैं जब देश में प्रोडक्ट आता है, तो हमने भी एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्ट ए की डिमांड है, 100 प्रोडक्ट की डिमांड है और मार्केट में है 70 प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट पे लग गया है बैन, अब बाहर नहीं जा रहे, लेकिन चीजें बहुत महंगी हैं। तो चीजों को सस्ता करने के लिए हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। अब सप्लाई बढ़ाने का पहला तरीका तो ये है कि प्रोडक्शन कर दें, लेकिन प्रोडक्शन कोई एक दिन में तो हो नहीं जाता है, तो बाहर से हम प्रोडक्ट मंगा लेंगे। तो मान लीजिए हमने यूएस से 20 प्रोडक्ट मंगा लिए, तो 70 और 20 कितने हो गए? 90। अब 100 की डिमांड है और 90 प्रोडक्ट मार्केट में, तो प्रोडक्ट पिछले प्राइस की कंपैरिजन में थोड़ा सस्ता हो जाएगा क्योंकि सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इंपोर्ट से सप्लाई बढ़ती है, तो इंपोर्ट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, इंपोर्ट बढ़ेगा यहां पर। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैंने आप मेरे ज्ञान ट्री कोचिंग पे ही नेशनल इनकम से रिलेटेड एक क्लास पढ़ी है, अपलोड की गई थी, और उसमें मैंने आपको डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताया था। डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जब इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन पर होता है, मतलब प्रतिपात और प्रतिघात एक ही व्यक्ति पर हो। मतलब जो टैक्स नॉन ट्रांसफरेबल होता है, जिस पर लगाया जाता है वही पे करता है, तो वो टैक्स आपका कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और वहीं पर जिस पर लगाया गया है दे कोई और, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जो टैक्स ट्रांसफरेबल होता है। ठीक है, आम आदमी की भाषा में समझें तो इनकम पर लगने वाला टैक्स डायरेक्ट होता है और वस्तुओं पे लगने वाला टैक्स इनडायरेक्ट होता है। तो अब आ जाते हैं कि अगर चीजें महंगी हैं तो डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा या घटेगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। तो डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पर लगने वाला टैक्स है, हमारी आय पर। जैसे कंपनी की इनकम होती है उसका प्रॉफिट, तो कंपनी के प्रॉफिट पर जब टैक्स लगता है तो उसे कहते हैं कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। और व्यक्तियों की इनकम पर जब टैक्स लगता है तो उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स, आयकर, है ना। अब मान लीजिए एक मिस्टर ए हैं, ठीक है, और इनकी सैलरी जो है वो 10,000 रुपए है, जिस पर सरकार डायरेक्ट टैक्स लगा रही है, इनकम टैक्स जो लगा रही है वो लगा रही है 100 रुपए का। मतलब 10,000 में से 100 रुपए मिस्टर ए को सरकार को देने पड़ेंगे। तो ये माइनस हो जाएंगे, तो मिस्टर ए के पास कितना बचेगा? मिस्टर ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 9,900 रुपए। और वहीं पर अगर डायरेक्ट टैक्स 10,000, सैलरी 10,000 है और डायरेक्ट टैक्स 500 रुपए है, तो वहीं पर हमारी इनकम, क्योंकि 500 सरकार के पास चले जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे? 9,500 रुपए। और वहीं पर अगर मान लीजिए मिस्टर ए की सैलरी पर सरकार 1,000 रुपए का टैक्स लगा दे, तो 10,000 की बजाय कितना बचेगा? सिर्फ 9,000 रुपए। तो देखिए जैसे जैसे डायरेक्ट टैक्स बढ़ रहा है, इनकम क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और लोगों की इनकम कम हो जाएगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, और डिमांड कम करेंगे तो चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स को हम क्या करेंगे?
इंक्रीज करेंगे ताकि लोगों की इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो डायरेक्ट टैक्स यहां पर बढ़ेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करें, अप्रत्यक्ष कर। तो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि वस्तुओं पर जो टैक्स लगता है वो इंडायरेक्ट, जैसे जीएसटी हो गया है ना। तो अगर हम यहां पर बात करें, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है जिसकी प्राइस है 100 रुपए। अब उस पर अगर जीएसटी लग जाता है 5%, अगर जीएसटी 0% है तो वो कितने का हो जाएगा, तो वो मार्केट में 100 का ही बिकेगा। लेकिन अगर वो 5% जीएसटी लग जाती है तो वो कितने का बिकेगा, 105 का बिकेगा। वहीं पर जीएसटी 12% हो जाती है तो वो कितने का बिकेगा, 112 का बिकेगा। और वहीं पर जीएसटी 18% हो जाती है तो प्रोडक्ट 118 रुपए का बिकेगा। प्रोडक्ट देखिए 100 रुपए से 118 का कब हो गया, जब जीएसटी 0% से बढ़कर 18% हो गई। तो क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड होते हैं, तो जैसे जैसे प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे, प्रोडक्ट क्या होते चले जाएंगे, महंगे होते चले जाएंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्स को हम कम करेंगे अगर हमें प्रोडक्ट सस्ता करना है तो। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स हमारी प्रोडक्ट की कीमतों में जुड़ता है, और जितना ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स होगा प्रोडक्ट की कीमतें उतनी ज्यादा होती चली जाएंगी। तो यहां पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं बच्चा। तो प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम सस्ता करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स को कम करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं सेविंग पर और एक्सपेंडिचर पर। तो चलिए, अब सेविंग को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सेविंग की। तो सेविंग को क्या करेंगे, बचत को। अब देखिए, आप जितना पैसा बचाएंगे उतना कम खर्च कर पाएंगे, और जितना कम खर्च करेंगे प्रोडक्ट उतने कम खरीद पाएंगे, है ना। जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए आपकी सैलरी 10,000 रुपए है। ठीक है, अब इसमें से आप सेविंग करते हैं, बचत कर रहे हैं 500 रुपए की, तो आपके पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचेगा, 9,500। एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या कितना बचेगा, एक्सपेंडिचर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, व्यय कहेंगे। ठीक है, और सेविंग को हम हिंदी में क्या कहेंगे, आय कहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर करने के लिए बचेगा बच्चा 9,500। वहीं पर अगर मान लीजिए आप सेविंग बढ़ाकर 500 से कर देते हैं 1,000 रुपए, तो यहां पर आपके पास खर्च करने के लिए कितना बचेगा, 9,000। अगर आप सेविंग बढ़ाकर कर देते हैं 2,000, तो आपको अपनी जरूरतें कितने रुपए में पूरी करनी पड़ेंगी, 8,000 में। तो अगर आप देखिए जैसे जैसे सेविंग बढ़ेगी तो आपके पास खर्चे के लिए पैसा कम बचेगा। जब खर्चे के लिए पैसा कम होगा तो आप बाजार में सामान कम खरीद पाएंगे, और जब बाजार में आप सामान कम खरीद पाएंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद सस्ती हो जाएगी। तो सेविंग को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और एक्सपेंडिचर को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो सेविंग क्या होगी, इंक्रीज होगी,
बढ़ेगी और एक्सपेंडिचर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, व्यय घटेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्याज पर। ब्याज क्या होगा, यहां पर बात कर रहे हैं हम इंटरेस्ट की, बात कर रहे हैं हम यहां पर ब्याज की। खुद ही सोचिए कि अगर चीजों को हमें सस्ता करना है तो ब्याज को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अब देखिए सरकार क्या करती है या आरबीआई क्या करती है कि लोग अपना पैसा खर्च कम करें, व्यय कम करें और बचत ज्यादा करें, सेविंग ज्यादा करें। इसके लिए वो लोगों को इंटरेस्ट का लालच देती है और इंटरेस्ट क्या करती है, महंगाई के दौरान बढ़ा देती है। तो लोगों को लगता है कि अगर मैंने पैसा बचाया, अगर मैंने पैसा बचा के डिपॉजिट किया, सेव किया, तो मुझे ब्याज ज्यादा मिलेगा। देखो सरकार ने ब्याज बढ़ा दिया है तो ब्याज ज्यादा चाहिए। तो अब जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, सुकन्या समृद्धि अकाउंट। सरकार ने कहा कि एक परिवार में अगर 2 बच्चियां हैं तो उन दोनों बच्चियों का अकाउंट आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में खोल सकते हैं और इसका ब्याज दर हमेशा हमेशा सारे ब्याज दरों से ज्यादा होगा। अब किसी की अगर बेटी है तो वो ये अकाउंट जरूर खुलवाता है, किस लालच में, ब्याज के लालच में, और क्या फायदा। तो यहां पर अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो क्या किया जाता है, इंटरेस्ट इसमें इंक्रीज कर देते हैं। तो इंटरेस्ट इंक्रीज, भाई देखिए अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप हमें 2,000 रुपए दीजिए, अगले साल हम आपको डबल करके देंगे, मतलब 100% ब्याज देंगे, तो तुरंत लोग जमा करते हैं पैसे। अब अगर मान लीजिए अगर आप इंटरेस्ट ज्यादा देगी सरकार या आरबीआई, तो लोग क्या करेंगे, जमा ज्यादा करेंगे और खर्च कम करेंगे। और जब खर्च कम करेंगे तो मार्केट में पैसे कमी हो जाएगी, पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, चीजें क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद सस्ती हो जाएंगी। तो इंटरेस्ट को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो देखिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो जैसे एक बात ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बैंक के लिए जो रिलेशन बैंक और पब्लिक का होता है, ऐसे समझिए, जो रिलेशन बैंक और पब्लिक का होता है सेम वैसा ही रिलेशन आरबीआई और बैंक के बीच होता है। ठीक है, जैसे बैंक को पब्लिक जब डिपॉजिट करती है तो डिपॉजिट पर बैंक उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। ठीक है, वैसे ही जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करती है, ठीक है, तो आरबीआई उसको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है। क्यों दे रहा है, क्योंकि बैंकों ने अपना पैसा आरबीआई में जमा किया है। ठीक है, और वैसे ही जब पब्लिक बैंकों से लोन लेती है तो पब्लिक बैंकों को क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। वैसे ही बैंक जब आरबीआई को लोन देते हैं, देखो बैंक जब आरबीआई से लोन लेते हैं, सॉरी, तो आरबीआई उनसे क्या लेती है, इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे हम लोग बैंकों में जमा करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है, वैसे ही बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं तो आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देती है। और जैसे बैंक को इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है कब, जब वो लोन लेता है। तो अगर हम यहां पर बात करें
तो आरबीआई जो इंटरेस्ट बैंकों को डिपॉजिट पर देती है उसे कहते हैं हम ट्रिपल आर। इसका फुल फॉर्म मैंने पीछे आपको बताया है, रिवर्स रेपो रेट, जिसे हिंदी में कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, और इस पे लोन पर जो इंटरेस्ट लेती है आरबीआई तो उसे कहते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट मैंने आपको बताया है। तो रेपो रेट का मतलब हो गया वो दर जिस दर पर बैंक आरबीआई से लोन लेती है, और रिवर्स रेपो रेट मतलब वो दर हो गई जिस पे बैंकों को ब्याज मिलता है आरबीआई से। कब? जब बैंक आरबीआई में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर बात करें, अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, और जब बैंकों को लोन महंगा मिलेगा तो वो कस्टमर को, पब्लिक को, जनता को भी लोन महंगा देगी, और जनता को लोन महंगा मिलेगा तो वो लोन की डिमांड कम करेगा, और लोन की डिमांड कम करेगा तो बाजार में पैसा कम पहुंचेगा, बाजार में पैसा कम पहुंचेगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, चीजें क्या हो जाएंगी? सस्ती। तो रेपो रेट को क्या करेंगे हम? इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और वहीं पर अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट की, तो यहां पर अगर हम बात करें तो बैंक जब आरबीआई में पैसा ज्यादा जमा करेंगे तो बैंकों को जब इंटरेस्ट मिलेगा उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब बैंक के पास अगर पैसा है तो वो कहां पैसा ज्यादा जमा करेगा? जहां उसे ब्याज ज्यादा मिले। अगर ब्याज आरबीआई ज्यादा देगी तो वो पब्लिक के बजाय आरबीआई को देगा, तो पब्लिक को पैसा मिलेगा ही नहीं, और जब पब्लिक को पैसा नहीं मिलेगा तो पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और सप्लाई कम हो जाएगी तो चीजें अपने आप सस्ती हो जाएंगी। तो रिवर्स रेपो रेट को हम क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चा? डिक्रीज करेंगे। अब ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं ये हम इन्फ्लेशन पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है मैंने ज्ञान फ्री क्लासेस के अंदर में ली है। प्लीज़ इस इंस्टीट्यूट को, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम क्लासेस लें तो आप तक क्लासेस पहुंच सके, है ना। और कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करें, हम आपसे आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, गुड नाइट।